नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल हमने हरियाणा पात्रता परीक्षा को लेकर हिंदी पेडागोजी की एक नई सीरीज का आगाज किया था। पिछली कक्षा में हमने भाषा अर्जन और अधिगम को जाना। आज का हमारा सेशन रहने वाला है भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं सूत्र। अगर आपने पिछली कक्षा को नहीं देखा है तो प्लीज चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर पिछली कक्षा को देख लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं सूत्र। भाषा शिक्षण के क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या सूत्र है, भाषा अध्यापक को किस प्रकार इसका उपयोग करना चाहिए। एक अच्छे आसान तरीके से इजी वे में मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन को आप तक पहुंच जाए। भाषा शिक्षण के सिद्धांत यानी भाषा शिक्षण का क्या अर्थ है, उससे पहले आप समझो। जैसे कोई एक उदाहरण के तौर पर मानो कोई बच्चा होता है, वो अपने आसपास के पड़ोस से, माता पिता से, अपने बड़ों से क्या होता है, भाषा अनुकरण के माध्यम से बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रयत्न से क्या कर लेता है, भाषा को अर्जन कर लेता है, अधिग्रहण कर लेता है। लेकिन उसे उसे पता नहीं होता है भी कौन सा शब्द कहाँ बोला जाता है, किस प्रकार उचित रूप से बोलना है, कहाँ बोलना है, किस शब्द का कहाँ यूज करना है, कौन से शब्द का क्या मीनिंग है, ये सब पता नहीं होता है। वो तो क्या होता है, बच्चा जाने अनजाने में बस ऐसे ही बोलते रहता है, अनुकरण के माध्यम से भाषा का अर्जन कर लेता है। लेकिन इसी भाषा को एक अच्छे तरीके से बच्चे को सिखाने के लिए, उचित रूप से प्रयोग करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, भाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, भाषा शिक्षण की। यानी भाषा शिक्षण वह प्रक्रिया या माध्यम है जिससे इस बात पर बल दिया जाता है कि किसी बच्चे को पढ़ना लिखना किस प्रकार सिखाया जाए ताकि भाषा का प्रयोग वो समझ के साथ कर सके। यानी भाषा शिक्षण क्या है, ऐसी प्रक्रिया या माध्यम है जिससे इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चे को भाषा है वो किस प्रकार पढ़ना लिखना सिखाया जाए ताकि वो उचित रूप से भाषा का सही ढंग से प्रयोग कर सके, उचित रूप से मीनिंग का अर्थ निकाल सके। ठीक है। शिक्षण सामग्री का उपयोग सदुपयोग करने के लिए कुछ शिक्षण सूत्र सिद्धांत का पालन करता है। ये सूत्र सिद्धांत उसके शिक्षण की खाद होते हैं। इसी के बल पर वह अपने शिक्षण के को समृद्ध बनाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें भी, शिक्षण सामग्री का उपयोग सदुपयोग करने के लिए कुछ शिक्षण सूत्र सिद्धांत आदि का पालन करता है एक शिक्षा अध्यापक। एक भाषा का जो अध्यापक होता है वो सिद्धांत के शिक्षण को क्या माना जाता है, खाद माना जाता है। इसी के बल पर वह अपने शिक्षण के को क्या करता है, समृद्ध बनाता है। जिस प्रकार एक माली पौधे को सींचता है, पानी देता है, खाद देता है, उसकी जो एक्स्ट्रा जो होती है खरपतवार होती है वो निकालता है, उसी प्रकार क्या होता है, जो भाषा का जो टीचर होता है ना, वो अपनी सामग्री को सदुपयोग करने के लिए अच्छे अच्छे शिक्षण में अच्छे अच्छे सूत्र या सिद्धांत लागू करके बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करता है और अपने शिक्षण को समृद्ध बनाने का प्रयास करता है। शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य करते समय जब एक निश्चित विचार या तरीके का उपयोग किया जाता है तो वह सुनिश्चित रूप से बालकों में आवश्यक अधिगम कर पाता है। कोई क्या होता है, भाषा जो शिक्षक होता है उसके द्वारा शिक्षण कार्य करते समय जब एक निश्चित विचार या तरीके का उपयोग किया जाता है तो वह सुनिश्चित रूप से बालकों में आवश्यक अधिगम कर पाता है। इसी शिक्षण सिद्धांतों की क्या दी जाती है, इसे ही शिक्षण सिद्धांतों की संज्ञा दी जाती है। यानी शिक्षक के द्वारा जो अपनी शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर बच्चे को अच्छे तरीके से क्या किया जाता है, आवश्यक अधिगम करवाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, शिक्षण सिद्धांतों की संज्ञा दी जाती है, शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। तो भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। वैसे इनकी कोई फिक्स संख्या नहीं होती है,
कुछ मुख्य जो भाषा शिक्षण के सिद्धांत है मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वही शिक्षा सिद्धांत मैंने लिए हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है स्वाभाविकता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, स्वाभाविकता का सिद्धांत क्या है? बच्चा क्या करता है, ऑटोमेटिक बड़ों का अनुकरण करके बिना किसी प्रयास के नेचुरल तरीके से भाषा को क्या कर लेता है, अर्जन कर लेता है, भाषा का क्या कर लेता है, अधिग्रहण कर लेता है। ये देखो आप भी, जो स्वाभाविकता का सिद्धांत है वो क्या कहता है, भाषा एक स्वाभाविक क्रिया है। बच्चा समाज में रहकर भाषा का अर्जन करता है। बालक सुनकर, पढ़कर, ग्रहण कर कर और अभ्यास के द्वारा भाषा को क्या करता है, अर्जित करता है। इसमें क्या होता है, किसी प्रकार का कोई प्रयास या प्रयत्न नहीं किया जाता। नेचुरल रूप से बच्चा है वो बड़ों का अनुकरण करके भाषा का अर्जन कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत में क्या है, जब तक भाषा सीखने में बच्चे की रुचि ना हो तब तक हम उसे नहीं सिखा सकते। यानी भाषा सीखने के लिए सबसे आवश्यक क्या जरूरी है, बच्चे में रुचि होना जरूरी है। अगर बच्चे में रुचि नहीं है तो हम उसको क्या नहीं कर सकते, भाषा का ज्ञान नहीं दे सकते, भाषा को नहीं सिखा सकते। भाषा अध्यापक का ये कर्तव्य होता है कि वह पाठ्य सामग्री से बच्चे में रुचि जागृत करे। ऐसी पाठ्य सामग्री का उपयोग करे जिससे बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सीखने में रुचि पैदा हो। ये बात भाषा अध्यापक का क्या होता है, एक दायित्व या कर्तव्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्रयत्न का सिद्धांत। प्रयत्न का सिद्धांत क्या कहता है, प्रयत्न के सिद्धांत में भाषा तथ्यों की जटिलता को प्रयत्न के बिना नहीं सिखाया जा सकता। कोई हमारी भाषा है जैसे अंग्रेजी है, हिंदी है, जो भी उर्दू, पंजाबी, फारसी, अगर किसी भाषा को हम बच्चे को सिखाएंगे तो उसकी जटिलता को प्रयत्न के बिना नहीं सिखा सकते। बच्चे को क्या करना पड़ेगा, बार बार सीखने के लिए, उस भाषा को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। को सिखाने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक होता है। प्रयत्न का सिद्धांत क्या कहता है, भी किसी भाषा को सीखने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी किसके माध्यम से, बच्चों द्वारा, मतलब क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहते हैं, फ्रोवेल, मोदिया और जॉन डूबी का मानना है कि बच्चों को करके सिखाना चाहिए। जब बच्चे करके सीखते हैं ना तो बच्चों का अधिगम होता है, ज़्यादा सीख जाते हैं। करने के माध्यम से बच्चे क्या है, ज़्यादा सीखते हैं। जो विषय या क्रिया बच्चे दैनिक जीवन से संबंधित होती है वह उन्हें जल्दी सीख लेते हैं। अतः अध्यापक को पढ़ाते समय ऐसे उदाहरण या सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए जो उसके दैनिक जीवन से संबंधित हो, ताकि बच्चा सरलता से सीख जाए। ठीक है, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, भाषा अध्यापक के पास भी एक ऐसा निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। भी कक्षा में जाने से पहले अध्यापक के पास कोई निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। भी आज कौन सा पाठ करवाना है, क्या क्या क्वेश्चन करवाने हैं, क्या क्या सामग्री ले जानी है, ये सब उसके पास एक निश्चित उद्देश्य के रूप में होना चाहिए। अध्यापक का कर्तव्य है कि वह शिक्षा देने से पहले पाठ के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न क्रियाओं का चयन एवं व्यवस्था ठीक ढंग से करे, तो ये बच्चा क्या है, जल्दी अधिगम कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखो अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत क्या होता है, भाषा की दक्षता के लिए, भाषा में निपुण होने के लिए, भाषा की दक्षता के लिए या भाषा में निपुण होने के लिए अभ्यास बहुत ही जरूरी होता है। किसी विषय में हम तभी दक्ष या निपुण हो सकते हैं जब उसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करते हैं। बार बार अभ्यास के द्वारा संकोच व त्रुटि भी में भी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। जब बच्चा किसी पाठ को लेकर, किसी लेसन को लेकर अगर बार बार अध्ययन करता है, बार बार अभ्यास करता है, आवर्ती का सिद्धांत लागू करता है, तो क्या होता है, उसमें संकोच नहीं रहता, एक बोलने में संकोच दूर होता है और त्रुटियां भी दूर होती है। बार बार जब कोई बच्चा किसी शब्द को लिखता है, किसी वाक्य का प्रयोग करता है, तो उसमें त्रुटियां भी क्या होती है, त्रुटियों में भी कमी आती है। तो इसलिए बच्चे को अपनी भाषा में निपुण या दक्ष बनाने के लिए एक भाषा अध्यापक का कर्तव्य होता है कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवाए, अभ्यास करवाए, अभ्यास के माध्यम से सिखाए। ठीक है, अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत क्या कहता है, देखो
अनुकरण से है नकल करके सीखना। अनुकरण का मतलब क्या होता है? नकल करके सीखना। बाल्य अवस्था में बच्चा क्या होता है, अपने आप से जो बड़े होते हैं, अपने आप बड़े बड़े शब्दों को नहीं सीख पाता है, उसे हमें पहले बोलकर दिखाते हैं, बाद में उसे बोलने के लिए कहते हैं। यानी फिर बच्चा क्या करता है, हमारा अनुकरण करता है और अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अनुकरण क्या होता है? अनुकरण एक प्रकार की नकल होती है। अनुकरण एक प्रकार से कॉपी करना होता है। और ये सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होता है? बाल्य अवस्था में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है? बाल्य अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, कक्षा में एक से अधिक मतलब कम से कम 20-30 बच्चे होते हैं, तो हर एक की व्यक्तिगत भिन्नता होती है। यानी हर बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। तो हर बच्चे को समझाने के लिए कक्षा अध्यापक को क्या करना चाहिए, हर बच्चे की मानसिक और शारीरिक क्षमता है वो भिन्न भिन्न होती है। उनकी क्षमता को समझने के लिए अलग अलग प्रकार से बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में लिखा है, अभी भाषागत त्रुटियों को दूर करने के लिए व्यक्तिगतता पर ध्यान देना जरूरी है, अन्यथा बच्चे हैं वो अपने विषय से पिछड़ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसकी क्षमता, पावर क्षमता, कैच करने की क्षमता है वो अधिक होती है, जल्दी सीख जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं सीख पाते हैं। तो भाषा शिक्षक करते होता है कि अगर कोई बच्चा लिखित रूप से नहीं सीख रहा है तो चित्र के माध्यम से सिखाया जाए, या फिर किसी और प्रकार से, किसी प्रकार सुविधा या कोई चित्र दिखाकर, कोई उदाहरण देकर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बच्चे को समझाने का प्रयास करके सिखाना चाहिए, ताकि बच्चे का है वो अधिगम है वो और अधिक हो सके। अब है शिक्षण सूत्र, वो शिक्षण सिद्धांत थे, अब शिक्षण सूत्र है। शिक्षण सूत्र में क्या है, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल के समय तक के जो शिक्षकों ने शिक्षण में कुछ विशेष तरीके अपनाए, यानी पुराने समय से लेकर आज आधुनिक समय तक जो शिक्षकों ने शिक्षण के कुछ विशेष तरीके अपनाए, जो शिक्षण कार्य में समय पर मार्गदर्शन के रूप में प्रचलन में आ गए, तथा इनका कोई व्यक्तिगत जनक नहीं होता। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं? शिक्षण सूत्र ऐसे होते हैं, किसी शिक्षक के द्वारा अपने शिक्षा में कुछ नियम या तरीके अपना लिए गए और वो मार्गदर्शन के रूप में प्रचलित हो गए, तो इसका कोई व्यक्तिगत जनक नहीं माना जाता है। शिक्षण सूत्र का क्या होता है? व्यक्तिगत जनक नहीं माना जाता है। ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी शिक्षण सूत्र का प्रवर्तक किसे कहेंगे, तो जितने भी सभी जो शिक्षा शास्त्री हुए हैं वो क्या हैं, शिक्षा सूत्र के, शिक्षण सूत्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर इसके संकलनकर्ता माने जाते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर की जो पंचपदी शिक्षण विद्या है उसमें ये सारे शिक्षण सूत्र दिए गए हैं। हर्बर्ट स्पेंसर को क्या माना जाता है? शिक्षण सूत्र का संकलनकर्ता माना जाता है। शिक्षण सूत्र की कोई फिक्स संख्या नहीं होती है। कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र मैंने परीक्षा की दृष्टि से लिए हैं, आप ध्यान दें। अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात, ज्ञात से कोई चीज, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी किसी बच्चे को किसी चीज का ज्ञात है और हमें उसे किस में ले जाना है? अज्ञात की ओर ले जाना है। ये किस पर आधारित है? प्रस्तावना कौशल पर आधारित है। हर्बर्ट स्पेंसर ने जो प्रस्तावना कौशल दिया उस पर आधारित है, आपको ध्यान रखना है। यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात का मतलब होता है जानना, अज्ञात का मतलब होता है जिसे बच्चा नहीं जानता है। पहले हम क्या करेंगे, पढ़ाने से पहले अध्यापक को प्रश्न करके पता कर लेना चाहिए कि बच्चे को उस पाठ के प्रति कितना ज्ञान है, भी कितना ज्ञात है। उसके बाद जिस चीज़ का ज्ञात नहीं है उसका ज्ञात करवाना चाहिए, उसकी जानकारी करवानी चाहिए। और ज्ञात से अज्ञात आपको ध्यान रखना है, हर्बर्ट स्पेंसर की प्रस्तावना कौशल पर आधारित है। ठीक है। कितना ज्ञान या ज्ञान का पता होने के बाद बच्चों को वहाँ तक पढ़ाना चाहिए जो बच्चे को नहीं आता है या बच्चे जिसको नहीं जानते हैं। इससे ऐसा करने से क्या होता है, बच्चों का अधिगम है वो और अधिक जल्दी होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट सूत्र लिखा है, पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण यानी पूर्ण मतलब संपूर्णता की जानकारी, किसी चीज़ को, संपूर्ण चीज़ को दिखाकर उसके अंश अंश के बारे में बताना, उसके टुकड़े टुकड़े के बारे में बताना। पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण क्या होता है?
संपूर्ण, अपने आप में संपूर्ण होता है, और फिर अंश की ओर ले जाना है। कोई मानो उदाहरण के तौर पर देखो, बच्चे को कोई गाड़ी दिखा दी, ये गाड़ी है यानी संपूर्ण है, और अब उसके पार्ट के बारे में बताना है यानी अंश की ओर ले जाना है। ये स्टेयरिंग है, ये ब्रेक है, ये हॉर्न है, ऐसे मतलब इसको बताना होता है यानी पूर्ण से अंश की ओर ले जाना होता है। ये किस पर आधारित होता है? गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद पर आधारित होता है। इसमें कौन कौन शामिल है? कोपका, कोहलर और वर्दीमर। आपको ध्यान रखना है इसमें कौन कौन शामिल है? कोपका, कोहलर और वर्दीमर। पूर्ण सेंस की ओर सिद्धांत, शिक्षण सूत्र का जो सिद्धांत है, शिक्षण सूत्र है, वो किस पर आधारित है? गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद पर आधारित है। आपको ध्यान रखना है इसमें बालक को सबसे पहले संपूर्णता की जानकारी दी जाती है। क्या दी जाती है? बालक को सबसे पहले संपूर्णता की जानकारी, बाद में उसके अंश में विभाजित किया जाता है ताकि बच्चा अच्छे से सीख जाए। उदाहरण के तौर पर देखो आप, अगर हमें व्याकरण पढ़ाना है तो सबसे पहले संपूर्ण व्याकरण दिखाएंगे। हम क्या करेंगे? सबसे पहले व्याकरण दिखाएंगे भी ये व्याकरण है, उसके बाद व्याकरण का परिचय कराएंगे, परिचय के बाद वर्णमाला, और वर्णमाला के बाद में शब्द बताएंगे, और फिर बताएंगे भी शब्द में क्या क्या आते हैं, संधि है, उपसर्ग है, समास है, प्रत्यय है, ये सारे अंशों के बारे में जानकारी कराएंगे। यानी पूर्ण सेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कोई चीज संपूर्ण रूप से दिखाना और उसके बाद उसके पार्टों के बारे में जानकारी देना। ठीक है। नेक्स्ट है मूर्त से अमूर्त। इसको आप स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी बोल सकते हो, प्रत्यक्ष से प्रोक्ष की ओर। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कोई सामने होना, प्रोक्ष का मतलब होता है सामने नहीं होना। मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल का मतलब क्या होता है? स्थूल यानी बहुत बड़ा, और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, यानी बहुत जो बड़ा है उससे छोटे की ओर जाना। मूर्त यानी कोई मूर्त रूप है, उसके मूर्त रूप की ओर जाना। कोई प्रत्यक्ष यानी हमारी आंखों के सामने है, प्रोक्ष की ओर जाना जो हमारे सामने नहीं है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? बालक को सबसे पहले बड़ा बड़ा बता दिया जाता है, उसके बाद छोटी छोटी जानकारी के माध्यम से सिखाया जाता है। यानी पेस्टोलॉजी के अनुसार बालक को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाना होता है। पहले जो चीज़ हमारे सामने होती है, जो चीज़ हमारे सामने मौजूद होती है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, फिर उस कि जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो पार्ट उसका दिखाई नहीं दे रहा है, प्रोक्ष हो गया है, उसके बारे में जानकारी देना। ठीक है। अब नेक्स्ट में कौन सा सूत्र है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट का मतलब क्या होता है? उदाहरण। विशिष्ट का मतलब क्या होता है? विशिष्ट का मतलब उदाहरण होता है, और सामान्य का मतलब नियम होता है। आपको ध्यान रखना है, यानी उदाहरण से नियमों की ओर चलना होता है। जब हम उदाहरण से नियमों की ओर चलते हैं तो बच्चों का अधिगम है वो और अधिक जल्दी हो जाता है। यानी पहले उदाहरण देते हैं, बाद में नियम बताते हैं, तो सीखने में और आसानी होती है, दिमाग में जल्दी आता है बच्चों के। ठीक है। तो देखो, अध्यापक को सबसे पहले पाठ का विशिष्ट रूप प्रस्तुत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले अध्यापक को पाठ का विशिष्ट रूप प्रस्तुत करना चाहिए। सबसे पहले उदाहरण देना चाहिए, उसके बाद उसको सामान्य रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है। पहले उदाहरण और बाद में सामान्य रूप से, क्योंकि बच्चे विशिष्ट रूप से ज़्यादा ध्यान देते हैं। विशिष्ट रूप से उदाहरण के माध्यम से बच्चा जल्दी अधिगम कर लेते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। बाल केंद्रित के अनुसार सूत्र, यानी आज की जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए? बालक पर आधारित होनी चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रख के शिक्षा देनी चाहिए। बच्चे की अनुभूतियों, व्यवहार तथा रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। एक भाषा अध्यापक का क्या करते होता है कि बालक के अकॉर्डिंग शिक्षा होनी चाहिए, बालक की अनुभूतियों के अकॉर्डिंग, व्यवहार के अकॉर्डिंग, रुचि के अकॉर्डिंग शिक्षा देनी चाहिए। अगर बालक की अनुभूति, व्यवहार और रुचियों के अकॉर्डिंग शिक्षा होती है तो बालक का अधिगम है वो जल्दी हो जाता है, बालक अधिक जल्दी सीख लेते हैं। ठीक है। पूर्ण सेंस की ओर अध्यापक को पहले पूरे भाग की जानकारी देनी चाहिए। कोई चीज़ है तो उसको पहले क्या है? पूरे भाग की जानकारी देनी चाहिए, बाद में उसके छोटे छोटे भागों की जानकारी देनी चाहिए। ठीक है। जैसे देखो, उदाहरण के तौर पर पहले गाड़ी के बारे में, फिर उसके भागों के बारे में बताना चाहिए। और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण का मतलब क्या होता है? देखो आप, विश्लेषण से विश्लेषण का अर्थ होता है टुकड़ों में तोड़ना। विश्लेषण यानी बांटना, टुकड़ों में तोड़ना। और संश्लेषण यानी जोड़ना। संश्लेषण का मतलब होता है समेटना, किसी चीज़ को जोड़ना।
और विश्लेषण का मतलब होता है टुकड़ों में तोड़ना या बांटना। ठीक है, उदाहरण देखो आप। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर क्या होता है, जब हम किसी कविता का अनुवाद करते हैं तो एक एक शब्द को तोड़कर लिखते हैं। कोई कविता ले लो और कविता लेकर उसको तोड़कर एक एक शब्द को लिखते हैं, और जब हम उसका निष्कर्ष निकालते हैं तो पूरी कविता का निचोड़ बताते हैं। पहले एक एक पार्ट को बताते हैं और उसके बाद जब इसका निष्कर्ष निकालते हैं तो क्या होता है, पूरी कविता का निचोड़ बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, सरल से कठिन की ओर। सबसे पहले भाषा अध्यापक को चाहिए कि बच्चे को सरल रचना है वो प्रस्तुत करनी चाहिए, बाद में थोड़ा और ऊपर, फिर बिल्कुल अंत में मुश्किल रचनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए। अगर अध्यापक शुरू से ही कठिन रचनाएं प्रस्तुत करता है तो बच्चे का विश्वास क्या हो जाता है, डगमगा जाता है, बच्चे की पढ़ने में रुचि नहीं होती है, अधिक अधिगम नहीं कर पाता है। तो इसलिए एक भाषा अध्यापक का यही करते होता है कि सबसे पहले सरल, उसके बाद सरल से कठिन की ओर ले जाना चाहिए। जैसे सबसे पहले बच्चे को वर्ण लिखना सिखाना चाहिए, जैसे ए आ क का, ये क क घ, ये सब सिखाने चाहिए। उसके बाद पहले क सिखाया, मैं, फिर ल, ऐसे। उसके बाद इसको जोड़ना सिखाना चाहिए, भी क म ल, जब वर्ण को जोड़ेंगे तो क्या बन गया, शब्द बन गया। और जब शब्दों के बाद में हमें वाक्य को सिखाना चाहिए, वाक्य के बाद अवतरण सिखाना चाहिए, जो सबसे कठिन होता है। जैसे और आगे उदाहरण देखो, अगर अध्यापक को ईदगाह की कहानी के बारे में बताना है तो अध्यापक को ईदगाह की कहानी के बारे में बताना है तो सबसे पहले कैसे प्रश्न करेगा बच्चे से, ऑप्शन वाले भी 4 ऑप्शन देकर उसमें बताना है भी कौन सा सही है। उसके बाद खाली जगह छोड़कर बच्चों से कहना है कि जो रेगिस्तान की पूर्ति करनी है। उसके बाद नीचे 4 मतलब वाक्य दे के बताना है भी कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, यानी सरलता से कठिन की ओर ले जाना है। जब सरलता से कठिन की ओर ले जाते हैं तो बच्चों का अधिगम है वो जल्दी हो जाता है, बच्चे अच्छे से सीख जाते हैं, आसानी से सीख जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अति लघुरात्मक प्रश्न करवाने होते हैं, उसके बाद लघुरात्मक होते हैं, और सबसे लास्ट में क्या होता है, निबंध। सबसे लास्ट में क्या होता है, निबंध करवाना होता है। क्या करवाना होता है, सबसे लास्ट में निबंध करवाना होता है, जो कठिन होता है। पहले विकल्प वाले प्रश्नों की जानकारी, फिर खालिस्तान वालों की, फिर सत्य असत्य वालों की, फिर अति लघुत्तम, सबसे छोटे, उससे छोटे, और उसके बाद निबंध लिखवाना होता है। यानी सरलता से कठिनता की ओर ले जाते हुए बच्चे का क्या करना होता है, अधिगम करना होता है। ठीक है, आगे आगमन से निगमन की ओर। आगमन का मतलब होता है उदाहरण, क्या होता है, उदाहरण, और निगमन का होता है नियम। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, आ से आगमन, आ से उदाहरण, नी से अनियम, नी से निगमन, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। प्राथमिक कक्षाओं के लिए ये आगमन से निगमन वाला है जो सूत्र है वो उपयोगी होता है। भाषा के व्याकरण को जानने के लिए आगमन से निगमन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। पहले उदाहरण देने चाहिए, बाद में नियम सिखाना चाहिए ताकि बच्चा जल्दी अधिगम कर सके। जैसे पहले क्या करना है, संज्ञा, संज्ञा का नाम दे दिया, संज्ञा किसे कहते हैं, वस्तु, फिर संज्ञा की परिभाषा। उदाहरण से पहले उदाहरण देंगे, फिर इसके नियम की ओर चलेंगे। उदाहरण दे दिया, विद्या प्लस आल्य, यानी आ प्लस आ के योग से क्या बन गया, आ बन गया। तो यानी पहले क्या दिए जाते हैं, उदाहरण, और फिर नियम समझाए जाते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों के अधिगम करने में आसानी होती है। ठीक है, आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।